जब मैं 5 साल का था तब मेरे दादाजी ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी जंगल की पगडंडी पर चलते हुए दूर किसी धुंधले साए को तुम्हारी तरफ हाथ हिलाते देखो तो कभी भी उसके पास मत जाना, तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाना, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक भालू होता है। वह बहुत चालाक होता है और इंसानों की तरह हाथ हिलाकर लोगों को अपने पास बुला लेता है, फिर उन्हें मारकर खा जाता है। एक दिन दादाजी मुझे अपने गाँव ले जा रहे थे। हम दोनों एक तिपहिया गाड़ी पर बैठे थे और जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी जब हम रास्ते के मोड़ पर मुड़ने ही वाले थे तब मेरी नजर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े एक लंबे धुंधले साए पर पड़ी। वह साया हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, इसलिए सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी वहाँ कोई आदमी हमें हाथ हिलाकर बुला रहा है, शायद वह किसी मुसीबत में है, चलिए उसके पास चलकर देखते हैं। दादाजी ने मेरी उंगली की दिशा में देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और भारी आवाज में मुझसे बोले, अर्जुन क्या तुम्हें पता है 20 साल पहले हमारे पीछे वाले पहाड़ में एक खतरनाक भालू आया था। उसे शिकार ढूंढने में मुश्किल होती थी, इसलिए उसने इंसानों की नकल करना सीख लिया था। वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता था ताकि गांव वाले उसके पास आ जाएं और फिर वह उन्हें पकड़कर खा जाता था। यह सुनकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई साया दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, दादाजी क्या अभी जो हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था वह वही भालू था? क्या वह किसी कहानी के राक्षस की तरह बन गया है? दादाजी कुछ नहीं बोले, वह चुप रहे, जैसे किसी पुराने डरावने किस्से को याद कर रहे हो। अगले ही दिन हमारे छोटे से गांव में एक डरावनी खबर फैल गई। गांव के पश्चिम वाले हिस्से से एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया था। गांव वालों ने 2 दिन तक लगातार उसे ढूंढा। आखिरकार जंगल के अंदर गहराई में उस बच्चे का शरीर मिला, लेकिन उसका शरीर देखकर सबकी रूह कांप गई। उसका पेट फटा हुआ था और उसके सारे अंदरूनी अंग गायब थे, बस उसकी खाल बची हुई थी। गांव में वापस आने के बाद यह बात तेजी से फैल गई कि जंगल में कोई जंगली जानवर बच्चों को खा रहा है। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया, हर कोई सहमा हुआ था। जब दादाजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भालू वापस आ गया है। भालू को इंसानों का मांस बहुत पसंद होता है। जब जंगल में धुंध छाई होती है या जब बर्फ गिर रही होती है तब वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता है ताकि लोग उसके पास आ जाएं और वह उन्हें पकड़कर खा सके। मैंने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी भालू तो सर्दियों में कोई जंगली जानवर बच्चों को खा रहा है। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया, हर कोई सहमा हुआ था। जब दादाजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भालू वापस आ गया है। भालू को इंसानों का मांस बहुत पसंद होता है। जब जंगल में धुंध छाई होती है या जब बर्फ गिर रही होती है तब वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता है ताकि लोग उसके पास आ जाएं और वह उन्हें पकड़कर खा सके। मैंने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी भालू तो सर्दियों में सो जाते हैं ना, फिर वह लोगों को क्यों खाएगा? दादाजी ने समझाते हुए कहा, जब सर्दी बहुत लंबी हो जाती है और भालू को बहुत भूख लगती है तो वह जाग जाता है और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। दादाजी मुझे 20 साल पहले वाले उसी भालू की कहानी बता रहे थे। उसी समय सुबह गांव में खबर आई कि नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े भालू के पैरों के निशान मिले हैं। गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, मेरे आदमी ने खुद जाकर देखा है, भालू के पंजों के निशान इंसान के चेहरे से भी बड़े हैं, बहुत डरावने हैं। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे के सामने पंजे का आकार दिखाया और डरावनी आंखों से हम सब की तरफ देखने लगी। हर साल के आखिर में हमारे गांव में कुछ दिन नाटक और गीत का कार्यक्रम होता था ताकि साल का अंत खुशी से हो और नया साल भी खुशी से शुरू हो। उस दिन भी मंच पर नाटक चल रहा था और लोग मजे से देख रहे थे। तभी अचानक मुझे दूर से किसी जानवर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा और ऊपर देखा तो पाया कि दादाजी भी चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे। लगता था कि उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी। दादाजी मुझे लेकर गांव के मुखिया के पास गए और धीरे से कुछ बात की। दादाजी ने कहा, लोगों को अभी घर भेज देना चाहिए, लेकिन मुखिया बोला, अगर अभी नाटक बीच में रोककर लोगों को भेज दिया तो गांव में घबराहट फैल जाएगी। वैसे भी अब तो सबको पता है कि जंगल में भालू है, लेकिन दादाजी ने कहा, इंसानों की जान सबसे जरूरी है। आखिरकार नाटक खत्म होने से पहले ही मुखिया ने सबको घर जाने के लिए कह दिया और सबको बार-बार समझाया कि रात को बाहर मत निकलना। उस रात गांव के कुछ बुजुर्ग और ताकतवर जवान लोग मुखिया के घर इकट्ठा हुए। दादाजी मुझे अकेला घर पर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे भी साथ ले गए। गांव के लोग एक बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह लाठी के सहारे खड़ा था। किसी ने उनसे पूछा, अब क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, गांव में एक बच्चा मर चुका है, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। पहले हमने जंगल के पास कुछ गड्ढे खोदे थे ताकि भालू फंस जाए, लेकिन लगता है उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें खुद जंगल में जाकर उसे मारना पड़ेगा ताकि गांव वालों का डर खत्म हो सके। कुछ लोग बोले, हाँ, हमें हथियार लेकर जंगल जाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। बातों बातों में पता चला कि 20 साल पहले भी इसी बूढ़े आदमी ने अपनी देसी बंदूक से उस भालू को मारा था। जब सारी बात तय हो गई तो दादाजी मुझे लेकर घर लौट आए। घर आकर उन्होंने पुरानी देसी बंदूक भी निकाल ली। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन कल मैं भी उन लोगों के साथ जंगल जाऊंगा, तुम घर में अकेले रहना और याद रखना, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा, ठीक है दादाजी। अगले दिन आसमान बादलों से भरा हुआ था और माहौल बहुत भारी लग रहा था। सुबह सुबह दादाजी अपनी बंदूक और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चले गए और मुझे आंगन के अंदर बंद करके चले गए। मैं घर आकर उन्होंने पुरानी देसी बंदूक भी निकाल ली। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन कल मैं भी उन लोगों के साथ जंगल जाऊंगा, तुम घर में अकेले रहना और याद रखना, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा, ठीक है दादाजी। अगले दिन आसमान बादलों से भरा हुआ था और माहौल बहुत भारी लग रहा था। सुबह सुबह दादाजी अपनी बंदूक और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चले गए और मुझे आंगन के अंदर बंद करके चले गए। मैं पूरे दिन उनका इंतजार करता रहा। शाम हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती थी। मैं कंबल में दुबका हुआ दादाजी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे के पास खड़खड़ाने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद दादाजी लौट आए हैं। मैं खुशी से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला था तभी दरवाजे पर अचानक बहुत जोर से धक्का पड़ा। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और आवाज इतनी तेज थी कि मेरा शरीर डर से कांपने लगा। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह दादाजी नहीं है। मैं वहीं खड़ा रह गया और डर के मारे दरवाजे को घूरने लगा। तभी हवा में एक अजीब सी कच्चे मांस जैसी बदबू फैलने लगी। दरवाजे के उस पार से जो बदबू आ रही थी वह सीधा मेरी नाक में घुस रही थी। उसमें खून की तेज गंध थी और किसी सड़े हुए जानवर जैसी बदबू भी थी। इतनी भयानक कि मेरी सांस रुकने लगी और मेरे मुंह से घबराहट में 2-3 बार खांसी निकल गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी मेरे दिल में एक बहुत बुरा शक पैदा हुआ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर कौन है? तभी दरवाजे पर फिर से जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज आने लगी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं।
नहीं आया। अब मैं इतना डर गया था कि बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे पीछे हटते हुए कमरे में चला गया। फिर कंबल को कसकर अपने ऊपर लपेट लिया। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद वह चीज चली गई होगी। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए आंगन में आया और बड़े दरवाजे की तरफ देखने लगा। मन में बस यही सोच रहा था कि दादाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे। तभी अचानक हवा में फिर वही खून जैसी बदबू फैल गई और उसके साथ ही दरवाजे पर जोर से धड़ धड़ की आवाज हुई। फिर एक बहुत भारी और डरावनी दहाड़ मेरे कानों में पड़ी जो सीधे मेरे दिल तक उतर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे वह गले तक आ गया हो। तभी अचानक दादाजी अंदर आ गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे गोद में उठाकर अपनी भारी और थकी हुई आवाज में मुझे शांत करने लगे। मैंने रोते हुए कहा, दादाजी आप आ गए? क्या दरवाजे पर वही काला भालू था? फिर एक बहुत भारी और डरावनी दहाड़ मेरे कानों में पड़ी जो सीधे मेरे दिल तक उतर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे वह गले तक आ गया हो। तभी अचानक दादाजी अंदर आ गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे गोद में उठाकर अपनी भारी और थकी हुई आवाज में मुझे शांत करने लगे। मैंने रोते हुए कहा, दादाजी आप आ गए? क्या दरवाजे पर वही काला भालू था? दादाजी बोले, अर्जुन डर मत, मैं आ गया हूँ। जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। अगले दिन दादाजी मुझे लेकर गांव के मुखिया के घर गए। वहाँ पहले से ही बहुत लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और सब लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठे थे। कोई बोला, अब तो वह भालू गांव के अंदर तक आ गया है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वह भालू बहुत चालाक है और बदला भी लेता है। अगर किसी ने उस पर गोली चला दी तो वह बाद में जरूर वापस आकर बदला लेगा। तभी किसी ने कहा, हाँ अर्जुन के दादाजी, आप अर्जुन को लेकर गांव से बाहर कहीं छिप जाइए। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। दादाजी बस मुझे अपनी गोद में कसकर पकड़े बैठे रहे और कुछ नहीं बोले। मेरे मन में बहुत डर था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भालू इतना चालाक है कि जब लोग उसे पकड़ने जंगल गए तो वह खुद गांव में आ गया। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी अगर आप नहीं डरते तो मैं भी नहीं डरूंगा। दादाजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर दादाजी ध्यान से मुखिया और एक बुजुर्ग आदमी की बातें सुनने लगे जो अगले दिन भालू को पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि अगले दिन 2 टीमें बनाई जाएंगी। एक टीम जंगल के अंदर जाकर भालू को ढूंढेगी और दूसरी टीम दादाजी के साथ गांव से बाहर जाएगी। अगले दिन सुबह हम लोग गांव से शहर जाने वाली छोटी पगडंडी पर चल रहे थे। हमारे साथ कई लोग थे और हर किसी के हाथ में अलग अलग हथियार थे। किसी के पास देसी बंदूक थी, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास बड़ा चाकू था। सर्दियों की ठंडी सुबह थी और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। तभी दूर धुंध के बीच हमें एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था। उसके सिर पर टोपी थी जिससे उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। किसी ने कहा, सामने कोई आदमी खड़ा है, कहीं वह भालू तो नहीं है? दूसरे ने कहा, हम इतने लोग हैं, भालू शायद पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। और वह आदमी टोपी भी पहने हुए है। लेकिन फिर भी सब लोगों ने अपने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और सावधानी से सामने देखने लगे। किसी ने कहा, क्यों ना कोई आगे जाकर देख ले कि वह कौन है। लेकिन सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था। फिर किसी ने कहा, पहले जोर से आवाज लगाकर पूछते हैं कि वह किस गांव का है। अगर जवाब देगा तो हम आगे जाएंगे। फिर सबने मिलकर जोर से आवाज लगाई, अरे सामने वाले, तुम किस गांव के हो? लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। वह साया बस खड़ा खड़ा हाथ हिलाता रहा। घने कोहरे में वह और भी डरावना लग रहा था। हम सब डरते हुए उसे वह साया बस खड़ा खड़ा हाथ हिलाता रहा। घने कोहरे में वह और भी डरावना लग रहा था। हम सब डरते हुए उसे देख रहे थे। वह ठीक उसी रास्ते पर खड़ा था जिससे हमें शहर जाना था, इसलिए हम उसे छोड़कर आगे नहीं जा सकते थे। किसी ने दादाजी से पूछा, अब क्या करें? दादाजी उस साए को ध्यान से देखते रहे और धीरे से बोले, अगर हम इतने लोग हैं और हमने आवाज भी लगाई है तो उसे भाग जाना चाहिए था। फिर वह अभी तक वहीं क्यों खड़ा है? तभी एक आदमी ने मजाक में कहा, क्या हुआ दादाजी, आप डर गए क्या? लेकिन दादाजी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस हाथ से इशारा करके कहा, हम सब जंगल के अंदर की तरफ से निकलते हैं। सब लोग एक साथ रहेंगे और कोई अकेला नहीं पड़ेगा। हमारी पूरी टोली जंगल की तरफ मुड़कर चलने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछे से किसी ने घबरा कर कहा, लगता है भालू आ गया। सब लोग तुरंत रुक गए और चारों तरफ देखने लगे। सबने सांस रोक ली और कान खड़े कर दिए। तभी थोड़ी देर बाद झाड़ियों के अंदर से किसी जानवर की हल्की आवाज आने लगी। किसी ने कहा, सब लोग पीछे हट जाओ। तभी अचानक किसी के पैर के नीचे टहनी टूटने की आवाज हुई और उसी पल झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा काला भालू बाहर कूद पड़ा। वह लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कई आदमी डर के मारे वहीं खड़े रह गए और उनके हाथों में पकड़े हथियार कांपने लगे। तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो, और सब लोग घबराकर पीछे भागने लगे। भालू ने शायद मुझे सबसे छोटा समझा, इसलिए वह सीधा मेरी तरफ झपटा। मैं इतना डर गया कि मेरा शरीर बिल्कुल जड़ हो गया और मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों में खून पीने वाली चमक थी। तभी दादाजी ने मुझे तुरंत गोद में उठाया और पीछे भागने लगे। तभी अचानक किसी आदमी की जोरदार आवाज आई, ओ जानवर, मेरे बेटे की जान का बदला ले। और उसी समय किसी ने देसी बंदूक से भालू पर गोली चला दी। वह वही आदमी था जिसका बेटा कुछ दिन पहले भालू ने मार दिया था। भालू गुस्से से पागल हो गया और उसने झट से उस आदमी को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही उसने उस आदमी की गर्दन काट दी। फिर वह उसके शरीर को बुरी तरह नोचने लगा। तभी एक जवान लड़का मौका देखकर दौड़ा और उसने अपने हाथ की बड़ी छुरी पूरी ताकत से भालू की पीठ में घोंप दी। लेकिन इतनी चोट से भी भालू नहीं मरा, उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी मोटी और ताकतवर आगे वाली टांग उठाई और उस जवान पर जोर से वार कर दिया। उसके नुकीले पंजों ने उस लड़के के शरीर पर 3 गहरे घाव कर दिए। लड़का जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद हो गई। ये सब देखकर बाकी लोग इतने डर गए कि कोई भी आगे बढ़कर भालू पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक दूर से एक गोली चलने की आवाज आई। भालू जो अभी तक शव को नोच रहा था वह अचानक डरकर पीछे हट गया और जोर से दहाड़ने लगा। तभी हमने देखा कि एक बड़ा ताकतवर आदमी टोपी पहने घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ रहा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे तुम लोग अभी तक खड़े क्या कर रहे हो? क्या मरने का इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज को नोच रहा था वह अचानक डरकर पीछे हट गया और जोर से दहाड़ने लगा। तभी हमने देखा कि एक बड़ा ताकतवर आदमी टोपी पहने घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ रहा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे तुम लोग अभी तक खड़े क्या कर रहे हो? क्या मरने का इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर जैसे हम सबको होश आ गया और हम लोग धीरे धीरे पीछे हटते हुए गांव की तरफ लौट आए। भालू इस बार हमारे पीछे नहीं आया, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हो गए। तब किसी ने
उस आदमी से पूछा, भाई तुम किस गांव के हो? उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ वाले गांव का शिकारी हूँ। मैं जंगल से शिकार लेकर शहर बेचने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि तुम लोग भालू से घिरे हुए हो, इसलिए मैंने झाड़ियों में छिपकर उस पर गोली चला दी। अच्छा हुआ कि वह डरकर भाग गया। किसी ने कहा, हम लोगों ने भी उस पर गोली चलाई थी, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। शायद उस जगह के पास उसके बच्चे होंगे, इसलिए मादा भालू तुरंत वापस भाग गई होगी। शाम हो चुकी थी, इसलिए दादाजी ने उस शिकारी से कहा कि वह आज रात गांव में ही रुक जाए। फिर हम सब लोग गांव के मुखिया के घर की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर हमने सारी घटना मुखिया को बताई। हमारी बात सुनकर मुखिया अपना चेहरा ढककर रोने लगा और कमरे में बैठे बाकी लोग भी सिर झुकाकर मारे गए। लोगों के लिए दुख मनाने लगे। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत सफेद बालों के साथ रोती हुई घर के अंदर आई। वह उस आदमी की माँ थी जिसे भालू ने मार दिया था। लोग उसे समझाने लगे कि आपका बेटा बहुत बहादुर था और उसने गांव के लिए अपनी जान दी है। कमरे में बैठे लोग यह सब देखकर दुख से मुंह फेरने लगे। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, मैं नहीं मानता कि हम इतने लोग मिलकर भी एक जानवर को नहीं मार सकते। दूसरे ने कहा, अब तो हमने उसे नाराज भी कर दिया है। वह जानवर बदला लेने वाला है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। वह भालू अब इंसान का मांस छक चुका है, इसलिए वह आसानी से नहीं रुकेगा। सबके चेहरों पर गुस्सा और बदला लेने की आग साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग मरने वालों का बदला लेना चाहते थे। फिर मुखिया और गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने मिलकर अगले दिन भालू को पकड़ने की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि कल हम लोग उसी जगह के पास छिपकर बैठेंगे जहां लाशें पड़ी हैं। एक टोली आगे छिपकर देसी बंदूक से गोली चलाएगी और जिनके पास बंदूक नहीं है वे झाड़ियों में छिपकर तीर चलाएंगे। जैसे ही भालू पास आएगा हम सब मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। फिर मुखिया ने कहा, आज जो लोग यहाँ वापस आए हैं वे सब कल भी साथ चलेंगे, क्योंकि अब भालू तुम सबको पहचान चुका है। अगर कोई अकेला रह गया तो वह उस पर हमला कर सकता है। दादाजी ने मुखिया से कहा, लेकिन अर्जुन अभी छोटा है। तभी मुखिया मेरी तरफ देखने लगा और मैं भी डरते हुए दादाजी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अर्जुन को भी साथ ले जाओ। उसे घर पर अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज भालू ने सबसे पहले उसी पर हमला किया था। अगर वह अकेला रहा तो वह बच नहीं पाएगा। दादाजी यह सुनकर बहुत परेशान हो गए और बोले, जब वह अभी अभी मौत के मुंह से बचा है तो मैं उसे फिर से खतरे में कैसे डाल दूं? क्या मैं उसे